ऊपर वाला जवाब को एक एक्स्ट्रा उंगली देना तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां करनी है। आज भारत में इस बात को सबसे अच्छे से कोई महसूस कर सकता है ना, तो वो है ऋतिक रोशन, क्योंकि भाई साहब ने उड़ता तीर नहीं लिया है, पूरा तरकश अंदर लेकर मैदान में उतर गए हैं। अब जिनको नहीं पता ना, उनको बता देता हूं कि भाई साहब आते हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखते हैं कि आई लव द फिल्म बट आई डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स। यानी भाई साहब को फिल्म एज एन आर्ट तो पसंद आ गई, लेकिन उसमें जो कंटेंट दिखाया गया है वो पॉलिटिक्स है। कौन सी पॉलिटिक्स भाई? पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करना पॉलिटिक्स है, मुंबई के 26/11 अटैकर्स की ऑडियो दिखाना पॉलिटिक्स है, आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे कॉवर्ट ऑपरेशंस को मेंशन करना यह पॉलिटिक्स है। इसमें पॉलिटिक्स कहां पे छुपी हुई है? जनाब आप कौन सी दुनिया में रहते हो? और जैसे ही भाई साहब की आलोचना बढ़ी तो भाई साहब ने सुबह उठते ही एक्स के ऊपर एक नई पोस्ट फेंक दी। अब भाई साहब कहने लगे कि उनको फिल्म बहुत पसंद आई, अब वो सिर्फ परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे, पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ऋतिक की जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ऋतिक की जो गर्लफ्रेंड है सबा आजाद, वो अल्ट्रा प्रो इस्लामिस्ट है। वो कई बार जेएनयू के प्रोटेस्ट में दिख चुकी है, जहां पर सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर इंडिया को फासिस्ट, हिंदू कम्युनिटी को ऑप्रेसर और पाकिस्तान को विक्टिम बताया गया है। ऊपर से बॉलीवुड के कई और लोगों की तरह ऋतिक रोशन खुद भी आईएसआई बैक्ड लोगों से एसोसिएटेड रहे हैं। और भाई साहब ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, ऋतिक के यूएस कॉन्सर्ट्स के कनेक्शंस डायरेक्टली आईएसआई बैक्ड लोगों के साथ सामने आए हैं। बेसिकली ये कॉन्सर्ट्स जिन इवेंट मैनेजर्स के साथ हुए उनमें से कई पाकिस्तानी ओरिजिन के इंडिविजुअल्स हैं जो कि आईएसआई से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप रेहान सिद्दीकी की बात कर लो, ये इंसान इंडिया की ऑफिशियल ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके द्वारा बॉलीवुड शोज का उठाया गया पैसा डायरेक्टली एंटी इंडिया एक्टिविटीज और कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में जाता है। अब देखिए ये बात जरूरी नहीं है कि ऋतिक रोशन को इन चीजों का पता हो, एंड ऋतिक इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजैक्शंस जो उसके अकाउंट में आ रही हैं, एंड हर इंसान का बैकग्राउंड चेक भी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अगर किसी कॉन्सर्ट का मैनेजमेंट सीधे आईएसआई से जुड़ जाता है तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। एनीवेज अब आप खुद सोचिए, जब आपका पूरा वातावरण ऐसे लोगों से भरा हो तो धुरंधर जैसी अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्म आपको नेचुरली अनकंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि धुरंधर बॉलीवुड की उस दशकों पुरानी आदत को तोड़ती है जिसमें पाकिस्तान को सॉफ्ट, हेल्पलेस और ह्यूमनाइज्ड करके दिखाया जाता है। बॉलीवुड पाकिस्तान को दशकों से इसी तरीके से प्रेजेंट करता आया है। पाकिस्तान स्ट्रिक्ट नहीं है, मिसअंडरस्टूड है, आईएसआई वाले विलेन नहीं है, कूल फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह हैं। भारत के जो एजेंट्स हैं वो सॉफ्ट, इमोशनल और रोमांटिक होते हैं। पाकिस्तान को सीधे एनिमी कहना, शत्रु देश कहना असहिष्णुता माना जाता रहा है। पाकिस्तान को एक्सपोज करना प्रोपेगेंडा माना जाता रहा है। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले ज़माने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। एंड ऋतिक रोशन ना इस मशीन के प्राउड प्रोडक्ट है। इनफैक्ट ऋतिक रोशन खुद फिजा फिल्म में उस कैरेक्टर का रोल कर चुके हैं जहां पर एक टेररिस्ट को लगभग सफेद करके दिखा दिया गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि पुलिस और पॉलिटिशियंस ने उसे परेशान किया है, इसलिए वो टेररिज्म की राह पर चल निकला है। मतलब टेररिस्ट को विक्टिम और सिस्टम को विलेन दिखाया गया था। इसी तरीके से ऋतिक रोशन ने मिशन कश्मीर में काम किया, जिसमें अगेन एक टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करते हुए दिखाया गया था और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ब्रूटल दिखाया गया था। उस समय ऋतिक रोशन को फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी का ख्याल नहीं आया कि टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करके सोसाइटी की सोच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन यह सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या है? ऋतिक का खानदान एक समय खुद पाकिस्तान की रेडिकल हिंसा का विक्टिम रहा है। ऋतिक के पूर्वज अनडिवाइडेड पंजाब के लाहौर गुजरांवाला रीजन से आते हैं। उस समय यह बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी, लेकिन जब 1930s और 1940s में मुस्लिम लीग की मांगे बढ़ी, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ा, डायरेक्ट एक्शन डे और कम्युनल किलिंग्स की लहर फैली, तब पंजाब का पूरा माहौल हिंदू और सिख कम्युनिटीज के खिलाफ हिंसा से भर गया था। पार्टीशन से पहले भी और खासतौर पर पार्टीशन के आसपास इस्लामिक मॉब्स ने व्यवस्थित रूप से हिंदुओं और सिखों के घरों को निशाना बनाया, लड़कियों को एब्डक्ट किया, प्रॉपर्टीज को कब्जे में ले लिया और लोगों को फोर्स्ड कन्वर्जन या फिर फोर्स्ड माइग्रेशन के लिए मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ कम्युनल टेंशन नहीं थी, ये फुल स्केल टारगेटेड क्लिंजिंग थी। रोशनलाल नागराथ यानी कि ऋतिक के दादाजी का परिवार भी उसी समय लाहौर गुजरांवाला जोन से मजबूरी में भारत आया था। ये कोई पीसफुल माइग्रेशन नहीं था, ये सीधा परिणाम था जिस तरीके से रेडिकल ग्रुप्स ने हिंदुओं के लिए हालात असुरक्षित कर दिए थे। वहां पर अनडिवाइडेड पंजाब के जिन इलाकों में रोशन फैमिली रहती थी, वहां उस समय हिंदुओं के घरों को चुन चुनकर हमला किया गया था। बहुत सी फैमिलीज को
लूट लिया गया था, मंदिर जलाए गए थे, लड़कियों को उठाया गया था। लाखों हिंदुओं को वहां पर रहना अनसेफ लगा और वो अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। यानी ऋतिक का पूरा खानदान पाकिस्तान की इस्लामिस्ट रेडिकल वायलेंस की वजह से अपना घर और अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर हुए थे। पर सवाल ये उठता है कि जब उनकी खुद की फैमिली इस चीज की विक्टिम रही है तो वो पाकिस्तान के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? आखिर जिस व्यक्ति की फैमिली पाकिस्तान के इस्लामिस्ट वायलेंस का विक्टिम रही हो वो आज पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म को देखते हुए उसमें पॉलिटिक्स क्यों खोजने लगता है? तो इस चीज को समझने के लिए ना आपको इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट पाउलो फ्रेire ने इसको डिफाइन किया है कि ऑप्रेस्ड ग्रुप के कुछ लोग इतने लंबे समय तक डोमिनेंट नैरेटिव के कांटेक्ट में रहते हैं कि वो उसी नैरेटिव को सच मानने लग जाते हैं। उनके अंदर एक गिल्ट डेवलप हो जाता है कि उन्हें अपने ऑपरेसर के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। उन्हें लगता है कि हार्श रियलिटी बोलना गलत है और बैलेंस दिखना जरूरी है। ऋतिक इसी पैटर्न का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लग रहे हैं। पर देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने पाकिस्तान को लेकर सॉफ्टनेस दिखाई है, लेकिन ये पहली बार है जब भारत की जनता ने उन्हें इस क्लैरिटी के साथ पहचान लिया है और क्लैरिटी के साथ जवाब दिया है। जब उनके दादा पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान से भाग कर आए थे तब उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी तीसरी पीढ़ी एक दिन उसी जगह के लिए सिंपैथी दिखाएगी जहां से उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। ये सिर्फ आयरनी नहीं है, ये दिखाता है कि प्रिविलेज्ड क्लास का माइंड किस तरीके से धीरे धीरे रियल हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट होकर फॉल्स मोरालिटी में बदल जाता है। और इसी फॉल्स मोरालिटी की वजह से ना आज भी बॉलीवुड का एक हिस्सा पाकिस्तान को मिस अंडरस्टूड नेबर कहने पर गर्व महसूस करता है और पाकिस्तान हर साल हिंदू, सिख, ईसाई और यहाँ तक कि अपने ही मुसलमानों को मारता रहता है। चाहे 26/11 हो, IC 814 की घटना हो, चाहे पार्लियामेंट के अटैक हो या फिर कश्मीर का जेनोसाइड हो, इन सब चीजों का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन बॉलीवुड का एक हिस्सा इस हार्श ट्रुथ को दिखाना अनकंफर्टेबल मानता है। धुरंधर ने इसी कंफर्ट जोन पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। आज असली बात यह नहीं कि ऋतिक को धुरंधर पसंद आई या नहीं, असली बात यह है कि उसके जैसे लोग डेकेड्स लॉन्ग, दशकों के लंबे नैरेटिव को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो नैरेटिव जिसमें भारत हमेशा मॉरली क्वेश्चनेबल दिखाया जाता है और पाकिस्तान को हमेशा विक्टिम दिखाया जाता है। वो नैरेटिव जिसमें इंडियन सोल्जर्स को टॉक्सिक दिखाया जाता है और पाकिस्तानी स्पाई को चार्मिंग दिखाया जाता है। वो नैरेटिव जिसमें भारत का सेल्फ डिफेंस भी जिंगोइज्म लगता है। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। भारत की नई पीढ़ी अब फैक्ट्स पर चलती है, फिक्शन पर नहीं चलती। ये जनरेशन जानती है कि पाकिस्तान कोई मिस अंडरस्टूड नेशन नहीं है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेरर फैक्ट्री है। ये जनरेशन जानती है कि बॉलीवुड का सॉफ्ट पोर्ट्रेयल असलियत नहीं है, एजेंडा था। और सबसे बड़ी बात, ये जनरेशन अब किसी एक्टर की आर्टिफिशियल मोरल लेक्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, चाहे उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज का भारतीय युवा जो है वो फेक न्यूट्रलिटी को रिजेक्ट करता है। ये वो जनरेशन नहीं है जो बॉलीवुड की बात कर ले, ये रिसर्च करता है, डेटा पढ़ता है, जियोपॉलिटिक्स को समझता है। इस जनरेशन के लिए पाकिस्तान कोई मिस अंडरस्टूड नेशन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल टेरर फैक्ट्री है। ये जनरेशन जानती है कि बॉलीवुड का सॉफ्ट पोर्ट्रेयल रियलिटी नहीं था, एक एजेंडा था। और धुरंधर ने एक ऐसा काम किया जो पिछले 30 सालों में किसी बॉलीवुड की फिल्म ने नहीं किया। इसने यूथ को बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है। और जो लोग इस सवाल को केवल पॉलिटिक्स समझते हैं या तो वो नाइव है या फिर जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। और इसीलिए इस देश को ऋतिक रोशन जैसे सिलेक्टिव मोरालिटी वाले माइंडसेट की जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है क्लैरिटी की, करेज की और कंसिस्टेंसी की। यानी कि जो चीजें पाकिस्तान के लिए अनकंफर्टेबल हैं वही चीजें भारत के लिए जरूरी है।